नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए कहा था कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है। वो सीमित नहीं, वो विस्तार है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और उनका कवित्व वीर सावरकर के जीवन को ऐसा आयाम प्रदान करते हैं कि विश्व के इतिहास में वो हमेशा याद किए जाएंगे। जब जब कोई पराधीनता के खिलाफ संघर्ष करेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में कूदेगा, जब जब जीवन में बलिदान की बेला आएगी और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले संसार भर के लोग जब महापुरुषों का स्मरण करेंगे, तो वीर विनायक दामोदर सावरकर उन महापुरुषों की मलिका में एक चमकते हुए देदीप्यमान रत्न की तरह शोभायमान होंगे। अटल जी के इन्हीं विचार का सम्मान करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के शहर मार्से में वीर सावरकर की वीर गाथा को याद किया। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने वीर सावरकर का स्मरण किया, वैसे ही कांग्रेसी इकोसिस्टम की टूल किट एक्टिव हो गई और उसने एक बार फिर वीर सावरकर के अपमान का सिलसिला शुरू कर दिया। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि हिंदुत्व के वीर नायक आखिर कांग्रेस को क्यों लगते हैं खलनायक। आज हम आपको बताएंगे कि जिस वीर सावरकर को राहुल गांधी पानी पी पी कर कोसते हैं, उन्हीं वीर सावरकर के बारे में असली गांधी यानी महात्मा गांधी के क्या विचार थे। आज हम आपको वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के भी विचार बताएंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे फ्रांस के शहर मार्से के समुद्री तट पर वीर सावरकर ने लिखी थी शौर्य की गाथा। आज आपको मालूम चलेगा कि 115 साल पहले कैसे वीर सावरकर ने फ्रांस की धरती पर अंग्रेजों को चकमा दिया था। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान मार्से शहर पहुंचे। समंदर के किनारे बसे शहर पहुंचकर पीएम मोदी ने वीर विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी जब मार्से पहुंचे तो उन्होंने वीर सावरकर को याद करते हुए 115 साल पुरानी शौर्य और वीरता से भरी घटना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि मार्से पहुंच गया हूं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में शहर का खास महत्व है। यहीं पर वीर सावरकर ने अंग्रेजों की कैद से भागने की एक साहसिक कोशिश की थी। मैं मार्से के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि वीर सावरकर को ब्रिटिश सरकार को ना सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ये पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। और आपको बता दें कि मार्से फ्रांस का एक बड़ा शहर और बंदरगाह होने की वजह से व्यापार का भी केंद्र है। तो वीर सावरकर और फ्रांस के शहर मार्से का क्या कनेक्शन है? फ्रांस के शहर मार्से में वीर सावरकर ने वीरता की कौन सी मिसाल कायम की थी, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया है? ये जानने से पहले आपको इस घटना का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। तो ये बात 1909 की। वीर सावरकर उस समय लंदन में रहकर वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य था भारत की आज़ादी, और इसीलिए लंदन में रहकर वो कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत में वीर सावरकर की तरह ही उनके बड़े भाई क्रांतिकारी गणेश सावरकर यानी बाबा राव ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी AMT जैक्सन ने गणेश सावरकर को गिरफ्तार कर लिया, और जिसके बाद उन्हें काला पानी यानी अंडमान के सेल्यूलर जेल में जाने की सजा सुनाई गई और गणेश सावरकर को सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। AMT जैक्सन एक जालिम पुलिस अधिकारी था। वीर सावरकर ने जैक्सन को सबक सिखाने का फैसला लिया और इसके लिए उन्होंने कई पिस्टल भारत में क्रांतिकारियों के पास गुप्त रूप से पहुंचा दी। इन्हीं में से एक पिस्टल से वीर सावरकर के शिष्य और युवा क्रांतिकारी
अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने 21 दिसंबर 1909 को नासिक में AMT जैक्सन की हत्या कर दी, जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने 18 साल के कन्हेरे को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन इस केस में वीर सावरकर का नाम आ चुका था, लिहाजा 13 मार्च 1910 को लंदन में वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। वीर सावरकर पर अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज सरकार ने वीर सावरकर को भारत ले जाने का फैसला किया और यहीं से शुरू होती है वीर सावरकर की फ्रांस के शहर मार्से में दिखाई गई वीरता की कहानी। तो वो तारीख 1 जुलाई 1910 की थी। भारत ले जाने के लिए वीर सावरकर को समुद्री जहाज SS मोरिया पर सवार किया गया। 6 दिन बाद 7 जुलाई 1910 की शाम को इस जहाज ने फ्रांस के तटवर्ती शहर मार्से के किनारे समंदर में लंगर डाला। सावरकर को जहाज में हथकड़ियों और बेड़ियों से बांध कर रखा गया था। 8 जुलाई 1910 की सुबह उन्होंने सिपाहियों से शौच जाने की अनुमति मांगी। सावरकर को शौचालय में बंद कर दरवाजे पर 2 सिपाही खड़े हो गए। इसी बीच सावरकर ने जहाज के शौचालय का शीशा तोड़कर समंदर में छलांग लगा दी और बहुत तेजी से फ्रांस के शहर मार्से के समुद्री तट की तरफ वो तैरने लगे। जहाज से ब्रिटिश पुलिस के सिपाही सावरकर पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन भारत माता का यह महान सपूत न रुका न डरा और काफी दूर तक समंदर में तैरने के बाद वीर सावरकर मार्से के समुद्र तट पर पहुंच गए। लेकिन तब तक एक नाव की मदद से 2 ब्रिटिश सिपाही भी मार्से तक पहुंच गए थे। मार्से शहर की गलियों में वीर सावरकर तेजी से भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे 2 ब्रिटिश सिपाही भी थे। इसके बाद वीर सावरकर को फ्रांस पुलिस की एक अधिकारी दिखाई दिया। सावरकर ने उसे बताया कि वो एक राजनीतिक कैदी हैं। तब तक वहां पहुंच चुके थे ब्रिटिश सिपाहियों ने धूर्तता दिखाते हुए फ्रेंच पुलिस अधिकारी के सामने वीर सावरकर को चोर बताया और चालाकी से सावरकर को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें वापस उसी जहाज पर ले आए। वीर सावरकर भले ही अंग्रेजों की कैद में आ गए, लेकिन मार्से की धरती पर वीरता की एक कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, जिसे आज PM मोदी ने फिर से याद किया है। खैर, मार्से के बाद वीर सावरकर के साथ क्या हुआ, इसका पूरा सच जानना भी बहुत जरूरी है। वीर सावरकर के साथी क्रांतिकारियों ने मार्से से हुई इस अवैध गिरफ्तारी पर फ्रांस सरकार के सामने नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, फ्रांस के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी धरती से वीर सावरकर की गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी का विरोध किया, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के संबंध बेहद तल्ख हो गए। यूरोप के देश का जितने भी देश थे, उनके हर अखबारों में वीर सावरकर की गिरफ्तारी का मुद्दा छा गया था। और तो और मार्से में सावरकर की अवैध गिरफ्तारी का जो मामला था वो हैग के इंटरनेशनल कोर्ट में भी पहुंचा, जहां फ्रांस ने ब्रिटिश सरकार पर कई आरोप लगाए, लेकिन फैसला वीर सावरकर के पक्ष में नहीं आया। और इसी बीच वीर सावरकर पर भारत में मुंबई में 10 सितंबर 1910 को एक मुकदमा शुरू हुआ। इसके बाद 30 जनवरी 1911 को वीर सावरकर को दोहरी उम्र के कैद काटने की कालापानी की सजा सुनाई गई, यानी पूरे 50 साल की सजा। 50 साल की सजा, पहली बार किसी क्रांतिकारी को इतने लंबे समय की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 28 वर्ष के वीर सावरकर को 4 जुलाई 1911 को अंडमान के सेल्युलर जेल में भेजा गया, जिसे कालापानी कहा जाता है, जहां उन पर जुल्म और सितम का वो दौर शुरू हुआ जिसे सुनकर किसी की भी आत्मा कांप जाए। वीर सावरकर को एक छोटी सी कोठरी में रखा गया। पूरे समय उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां जकड़कर रखी जाती थी। वीर सावरकर ने अपनी आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास में लिखा है कि किस तरह वहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। अंग्रेज उन्हें कोल्हू के बैल की तरह की जगह जोत देते थे, यानी जो काम बैलों का था वो इंसानों से कराया जाता था, और जो कैदी ये काम करने से इनकार करता था उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। अंडमान में कागज कलम न मिलने पर वीर सावरकर ने कोठरी की दीवारों पर कभी कीलों से तो कभी कांटों से तो कभी अपने नाखूनों से साहित्य रचा, कई पंक्तियों को कंठस्थ किया और आम जनों तक पहुंचाया। अंडमान की जेल में वीर सावरकर अपने साथ कैद क्रांतिकारियों का हौसला भी बढ़ाते थे, और इसी जेल में उन्होंने अपने साथियों से कहा था, उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वीर सावरकर ने कहा था कि आज भले ही पूरे विश्व में हमारा अपमान हो रहा हो, लेकिन देखना एक दिन यही जगह एक तीर्थ स्थल बन जाएगी और लोग कहेंगे कि देखो
या हिंदुस्तानी कैदी रहा करते थे। ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए, ये अमर शब्द थे वीर सावरकर के, जो उन्होंने सेल्यूलर जेल में कहे थे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को वीर सावरकर का अपमान करने की आदत हो गई है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के शहर मार्से पहुंचकर वीर सावरकर को याद किया तो कांग्रेस को यह बात पसंद नहीं आई। कांग्रेस के नेता उदित राज ने वीर सावरकर के जिक्र पर आपत्ति जताई और उनकी वीरता पर भी सवाल उठाए। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने कहा कि मार्से में वीर सावरकर को याद करना गर्व की बात है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से संबंध रखने वाले लोग ही वीर सावरकर का विरोध कर सकते हैं। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। अगर भारत देश के आज़ादी के आंदोलन के बारे में विश्व स्तर पर कहना ही था, बोलना ही था, तो नेहरू जी का, गांधी जी का, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे लोगों को एग्जाम्पल देना चाहिए था। जो भगोड़े को आप एग्जाम्पल दे रहे हो। अच्छा, हिम्मत होती तो भागते ना, यहाँ आते, भले फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते, ट्रायल को फेस करना चाहिए था उनको। जो वास्तव में बहादुर थे उनको तो आप चर्चा कर नहीं रहे, और जो अंग्रेज़ों के पेंशन पर रहे, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगे, मनुस्मृति लागू होना चाहिए, संविधान नहीं होना चाहिए, दो राष्ट्र का थियरी इन्होंने दिया, ऐसे आदमी को महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं, वीर सावरकर जी के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हो सकता है उनके रास्ते अलग हों फ्री मूवमेंट में, पर उन्होंने भी योगदान निभाया है। उनको वहाँ पर जाकर एक्नॉलेज करना और जहाँ से उनका संघर्ष शुरू हुआ था और जिस तरीके से फिर उनका कारावास में डाला था देश में आकर ब्रिटिशर्स ने, वो देश की जनता भूल नहीं सकती है। तो अगर वहाँ पे जाकर उनको सम्मान दिया है, मैं नहीं मानती हूँ कि इस पर किसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान मिलना चाहिए। सभी का अपने अपने समय पे होता है। गांधी जी का गांधी के समय पे होता है, भगत सिंह का भगत सिंह के समय पे होता है, वीर सावरकर जी का वहाँ स्थान से संबंध था, उनका किया गया। लेकिन इनका विरोध ये है कि विरोधी दल के हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, और सावरकर जी का विरोध करना है कि कोई भी राष्ट्रवादी ने जिसने देश के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है, ये सब उसका विरोध करते हैं। ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो कांग्रेस के नेता उदित राज को क्या कहा जाए। वीर सावरकर को लेकर खुद राहुल गांधी भी लगातार विवादित टिप्पणियां करते रहे। यही वजह है कि वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयानबाजी करने को लेकर राहुल गांधी पर एक दो नहीं बल्कि कई मुकदमे दर्ज हैं। कई मौकों पर राहुल गांधी वीर सावरकर के तथाकथित माफीनामे को लेकर भी सवाल उठाते रहे। राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। तो राहुल गांधी जैसे कांग्रेसी नेता सुबह शाम पानी पी पी कर वीर सावरकर को कोसते हैं, उन्हें माफी वीर जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाते हैं। लेकिन असली गांधी यानी महात्मा गांधी वीर सावरकर के बारे में क्या सोच रखते थे, इसका पूरा सच इन्हें पता होना चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि गांधी जी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों से माफी दिलवाने के लिए एक लंबी मुहिम चलाई थी। उन्होंने वीर सावरकर को माफी देने और काला पानी से मुक्त करवाने के पक्ष में कई लेख लिखे थे। लेकिन अब आगे जो पूरा सच हम बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर कांग्रेस के सावरकर विरोधी नेताओं को शायद थोड़ी तकलीफ पहुंच सकती है, क्योंकि अब हम ये बताने जा रहे हैं कि गांधी जी ने वीर सावरकर की तारीफ में कितनी बड़ी बात कही थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में 18 मई 1921 को लिखे एक लेख में वीर सावरकर को अपने से भी ज्यादा देशभक्त बताया था। इतना ही नहीं, गांधी जी ने यह भी लिखा था कि वीर सावरकर मुझसे भी पहले अंग्रेज सरकार की बुराई को पहचान गए थे। और यह पूरा लेख मिलता है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 20 के पेज नंबर 101
2 पर। तो रोज सुबह शाम वीर सावरकर को अपमानित करने वाले कांग्रेसी, सो कॉल्ड लिबरल और वामपंथियों को हमारे बापू के ये शब्द सुनना चाहिए जो उन्होंने वीर सावरकर के लिए कहे थे। गांधी जी ने इस लेख में लिखा है कि सावरकर बंधु यानी वीर सावरकर और गणेश सावरकर की प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये 2 निष्ठावान पुत्र सदा के लिए हाथ से चले जाएंगे। विनायक दामोदर सावरकर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे लंदन में उनसे मुलाकात का सौभाग्य मिला था। विनायक दामोदर सावरकर बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं। गांधी जी आगे कहते हैं कि वे क्रांतिकारी हैं और इसे छिपाते नहीं हैं। मौजूदा अंग्रेज सरकार की बुराई का सबसे भीषण रूप विनायक दामोदर सावरकर ने मुझसे भी काफी पहले देख लिया था। आज भारत को, अपने देश को दिलो जान से प्यार करने के अपराध में वे काला पानी की सजा भोग रहे हैं। अगर सच्ची और न्यायप्रिय सरकार होती तो वे किसी ऊंचे शासकीय पद को सुशोभित कर रहे होते। गांधी जी आगे लिखते हैं कि मुझे उनके और उनके भाई के लिए बड़ा दुख है। तो गांधी जी ने वीर सावरकर के लिए यह कहा था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वीर सावरकर पर क्या विचार थे। इंदिरा गांधी ने वीर विनायक दामोदर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया यानी भारत का विलक्षण सपूत कहा था। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने न केवल वीर सावरकर के आज़ादी में योगदान का जिक्र किया था बल्कि उन्हें वीर कहकर, जी हां, वीर कहकर संबोधित किया था। आज सावरकर को माफी वीर कहने वाले कांग्रेस के नेताओं को अपनी महान नेता इंदिरा गांधी का पत्र बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंदिरा गांधी इस पत्र में लिखती हैं कि प्रिय श्री वाखले, मुझे आपका पत्र 8 मई 1980 को मिला था। वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफ़ी अहम है। मैं उन्हें अपने देश के विलक्षण सपूत रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। इंदिरा गांधी ने न केवल वीर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया मानती थी इंदिरा गांधी, बल्कि इंदिरा गांधी ने ये तक कहा कि वीर सावरकर के नाम से साहस और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। इंदिरा गांधी का यह मानना था कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे और उनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली थी। इंदिरा गांधी ने विचार प्रकट किए थे वीर सावरकर की मृत्यु के ठीक बाद 26 फरवरी 1966 को। वीर सावरकर के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने अपने शोक संदेश में एक प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा था कि विनायक दामोदर सावरकर समकालीन भारत के महान नेता थे जिनका नाम साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वह महान क्रांतिकारी के सांचे में ढले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली। तो ये थे इंदिरा गांधी की श्रद्धांजलि जो उन्होंने वीर सावरकर की मृत्यु के बाद दी थी। तो इंदिरा गांधी ने हमेशा महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के योगदान को पहचाना था और हमेशा उनके योगदान को मान्यता दी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने साल 1970 में वीर सावरकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। आप इस डाक टिकट को अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर ट्रस्ट में अपने निजी खाते से 11,000 रुपये दान किए थे। और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो साल 1983 में सूचना प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया के आदेश दिया गया था कि वो महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं। और बाकायदा ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई भी गई और इसका प्रसारण भी हुआ। दरअसल हमारे नेताओं को ये समझना होगा कि आज़ादी की जंग किसी एक व्यक्ति ने नहीं लड़ी। ये लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर कई लोगों ने लड़ी। इस लड़ाई को लड़ने वालों की विचारधाराएं, उनके धर्म, उनके मजहब, उनके पंथ, ये सब अलग थे, मगर सबका मकसद, सबका लक्ष्य था इस देश को आज़ाद कराना। और राहुल गांधी जैसे नेता जो बार बार वीर सावरकर की माफ़ी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले पूरा सच में बताया था कि गांधी जी ने स्वयं सावरकर के लिए क्षमादान की अपील की थी। दरअसल उस दौर में देश के कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को अंग्रेज
क्षमादान यानी माफ़ी दे रहे थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दिनों कई राजनीतिक कैदियों ने माफ़ी के लिए आवेदन किया और ब्रिटिश सरकार यानी सम्राट, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उन्हें माफ़ी भी मिल गई। और इन्हीं में से एक थे महान क्रांतिकारी शचींद्रनाथ सान्याल। सान्याल को 1916 में काले पानी की सज़ा हुई थी। उस दौर में वीर सावरकर भी काले पानी की सज़ा भुगत रहे थे। सान्याल ने अपने काला पानी के जो संस्मरण हैं उन्होंने एक बंदी जीवन नाम की पुस्तक में लिखे थे, जो 40 के दशक में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वीर सावरकर की सलाह पर ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार को माफ़ी पत्र पहुंचाया था, जिसके बाद 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये वही सचिंद्रनाथ सान्याल हैं जिन्हें महान क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का गुरु माना जाता है। अब देखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1922 में लिखी अपनी आत्मकथा बंदी जीवन के पेज नंबर 223 पर वीर सावरकर और क्षमादान के बारे में क्या लिखा था। वीर सावरकर ने भी अपनी चिट्ठी में वैसे ही भावना प्रकट की थी जैसे कि मैंने की है। तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुझे क्यों छोड़ दिया गया? सान्याल आगे लिखते हैं कि मेरे छूटने और सावरकर के रिहा ना होने के पीछे दो वजह थी। पहली ये कि बंगाल की जनता ने मुझे रिहा करने के लिए आंदोलन चलाया, जबकि महाराष्ट्र में यानी सावरकर के गृह राज्य में ऐसा नहीं हुआ। सान्याल आगे लिखते हैं कि इसके अलावा दूसरी वजह यह थी कि सावरकर की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया था, इसलिए सरकार को डर है कि कहीं सावरकर की रिहाई से फिर से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन ना शुरू हो जाए। तो एक तरफ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी है जो समय समय पर वीर सावरकर का अपमान करने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर को बीजेपी अपने आदर्श नेताओं में से एक मानती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए कहा था कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। वीर सावरकर की शान में अटल बिहारी वाजपेयी के ये शब्द आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसते हैं। आप भी सुनिए अटल जी ने कैसे वीर सावरकर के व्यक्तित्व की व्याख्या की। माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि फ्रांस में पीएम मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को दी किस तरह से श्रद्धांजलि। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर मार्से के मजार गैस
बार सिमेट्री में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सभी भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी शहीदों को उन्होंने भी नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय शहीदों के स्मारक पर तिरंगे की थीम वाले पुष्प चक्र अर्पित किए। इस स्मारक में 205 भारतीय सैनिकों की अंत्येष्टि की गई थी और इसका अनावरण जुलाई 1925 में फील्ड मार्शल सर विलियम वर्डवुड ने किया था। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में संदेश लिखा कि सभी बहादुर सैनिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अदम्य साहस के साथ वो लड़े। उन्होंने बेहतर और शांति प्रिय विश्व के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया। उनमें कुछ नहीं लौटे, लेकिन उनकी वीरता को आने वाले समय में याद किया जाता रहेगा। उनकी बहादुरी कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर विजिटर्स डायरी के अंदर ये शब्द अंकित किए। तो मार्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया। यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने दोनों नेताओं का अभिनंदन किया। इस मौके पर एक भारतीय ने भारत फ्रांस दोस्ती पर फिल्मी गीत और पहले फ्रेंच और फिर हिंदी में भी गाया। आप भी सुनिए वो गीत। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।